अब सर ये 3 क्वेश्चंस तो हमने नॉर्मली भी सॉल्व किए थे। जो 3 क्वेश्चंस आप बहला रहे हो ना हमारे मन को, ये तो हमने नॉर्मली भी सॉल्व किए थे। ये सॉल्व कर चुके हम सर विदाउट द यूज ऑफ वेक्टर्स। तो फिर मैं 3 और क्वेश्चन दे देता हूं, दिमाग लगाओ उनको कैसे सॉल्व करेंगे। इफ देयर इज अ वेक्टर ऑफ 4 मीटर्स, अब वेक्टर को मैं ऑब्वियसली एरो से डिनोट करूंगा और मैं थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली जा रहा हूं, तो मैं 3 को 4 से छोटा बनाऊंगा। मैं बिल्कुल परफेक्टली स्केल से नहीं बना रहा हूं, बट ज्योमेट्रिकली बनाना रहता है तो परफेक्ट स्केल से बनाना रहता है, कुछ प्रॉपर रेशियो, कुछ प्रॉपर स्केल लेके। अगर इन दोनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल है तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट। थिंक इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटीज, कि आपने यहां से चालू किया, आप यहां तक गए, फिर यहां तक गए, तो आपका रिजल्टेंट क्या आने वाला है। आपका रिजल्टेंट आने वाला है आपका रिजल्टेंट आने वाला है ऑब्वियसली फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रिजल्टेंट वुड बी दिस A to C, है ना। तो मैंने दोनों वेक्टर्स की लेंथ भी दे दी, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल भी दे दिया। कैन यू टेल मी कि दोनों वेक्टर्स का एडिशन कितना होगा। AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर ऑब्वियसली इज इक्वल्स टू AC वेक्टर होगा, बट AB वेक्टर 4 मीटर्स है विथ सम डायरेक्शन, BC वेक्टर 3 मीटर्स है विथ सम डायरेक्शन। अब डायरेक्शन को मैं N1 कैप और N2 कैप से रिप्रेजेंट कर देता हूं। उनका रिजल्ट कितना आएगा, ये दोनों वेक्टर्स हैं, उनका रिजल्ट कितना आएगा न्यूमेरिकली, हाउ टू फाइंड द आंसर। या एक वेक्टर ऐसे जा रहा है 4 और एक वेक्टर ऐसे जा रहा है 3, एंड दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज। या 4 and they are making an angle of 3 150 degrees। बताइए हल्का फुल्का डिस्कशन, कुछ भी जो बताना चाहे। दो वेक्टर्स थे 4 और 3, उनको मैंने अलग अलग ओरिएंटेशन में जमाया यहाँ पे। ऑब्वियसली अगर दो वेक्टर्स 4 और 3 ऐसे होते 4 और उसी डायरेक्शन में 3, तो आप बिल्कुल बोल देते कि 7, उनका आंसर है 7 इन द सेम डायरेक्शन। बट वही वेक्टर्स, मतलब मैं 4 और 3 को ही ऐड कर रहा हूं, बट क्योंकि वो वेक्टर्स हैं तो उनका रिजल्ट क्या क्या रहेगा मैथमेटिकली नहीं फाइंड कर सकते सर, कोई बात नहीं। तो मुझे ये बताइए 4 और 3 का जो रिजल्ट का मैग्नीट्यूड रहेगा इन केस 4, इन केस 5 और इन केस 6, उसमें सबसे मैक्सिमम मैग्नीट्यूड किस केस में आएगा। मैक्सिमम लेंथ किस केस में आएगी 4 + 3 की। प्रियांशी क्वेश्चन समझ में आया? शुड आई रिपीट द क्वेश्चन? शुड आई रिपीट द क्वेश्चन? प्रियांशी नाम लिया है, माइक ऑन करो। क्वेश्चन रिपीट करूं क्या? नहीं सर आपके बोर्ड का लेफ्ट वाला साइड दिख नहीं रहा है। तो मोबाइल से लॉग इन हो।
क्यों? सर लैपटॉप में प्रॉब्लम्स आती हैं, वही माइक ग्लिचेस वगैरह। तुझे बाकी स्टूडेंट्स दिख रहे, काफ़ी सारे दो दो लॉगिन है, तो वो मोबाइल की वॉइस से सुनते हैं और लैपटॉप की स्क्रीन से देखते हैं। चल, अभी दिख रहा है? सर लेफ्ट वाली साइड में दिख रही है। अभी भी नहीं दिख रही? 1 2 3 4 कहाँ तक दिख रहा है? सर मेरी लेफ्ट, आपकी राइट वाली, आपकी राइट वाली साइड। हाँ सर, अब दिख रही है। मैं क्वेश्चन रिपीट करूं क्या? अथर्व अथर्व क्वेश्चन समझ में आया? चलो मैं पूरा ही सॉल्यूशन बता देता हूं, अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहे हो। जस्ट रिमेंबर कौन से वेक्टर्स है अपने पास। जस्ट रिमेंबर कौन से वेक्टर्स हैं हम लोगों के पास। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक का मैग्नीट्यूड 4 यूनिट्स है और एक का मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स है। एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 4 यूनिट्स है और एक का मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स है। वैसे तो वेक्टर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं करते हैं, बट मैं 3 को एक फ्री वेक्टर ले रहा हूं, मैं हर केस में इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूंगा। दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर को लगाया जाता है। बनी बात है, पहला वेक्टर, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो पहला वेक्टर जहां से खत्म होगा वहां से दूसरा वेक्टर चालू होगा। तो अगर 3 मीटर इस तरह से अरेंज्ड है या इस तरह से अरेंज्ड है या इस तरह से अरेंज्ड है, एंड द लास्ट वन, या फिर इस तरह से अरेंज्ड है, तो जब दोनों वेक्टर्स एक के आगे एक ब्लैक जैसे अरेंज्ड है तो दोनों वेक्टर्स का एंगल कितना लगता है आपको? 0 डिग्री है। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालोगे? उनको टेल टू टेल ज्वाइन कर दो। तो ये 4 वेक्टर और 3 वेक्टर इस तरह से आएगा, तो इनके बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्रीज। ये वाला वेक्टर और ब्लू वाला वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? कुछ 30 डिग्रीज या 60 डिग्रीज, मतलब लेस देन 90। और फिर मैं एंगल बढ़ाते गया। तो मुझे बताइए, हर केस में इनिशियल पोजीशन तो ये है, हाँ या ना? सब लोग यहां पे कितने केस लिए मैंने? 4 केसेस है। सबको क्लियर है ना? 4 केसेस है यहां पे। तो इनिशियल पोजीशन और पहले केस की फाइनल पोजीशन, दूसरे केस की फाइनल पोजीशन, तीसरे केस की फाइनल पोजीशन और चौथे केस की फाइनल पोजीशन। तो किसमें ऑब्जेक्ट सबसे दूर जा रहा है, ये देख के बता सकते हो ज्योमेट्रिकली?
किस में ऑब्जेक्ट सबसे दूर? सर केस 1 केस 1 मतलब जब थीटा 0 डिग्री है, केस 1 केस 1 मतलब जब थीटा 0 डिग्री है, तब वेक्टर्स ऐड टू मैक्सिमाइज देमसेल्व्स। और बहुत बट ऑब्वियस सी चीज है ना, अगर डिस्प्लेसमेंट को मैक्सिमाइज करना हो तो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ो। वेदिका, हाँ या ना? हाँ सर। अब उन्हीं दो वेक्टर्स को ऐड कर रहा हूं, 4 और 3 को ही ऐड कर रहा हूं, तो ये मैक्सिमम होके 7 हो जाएंगे। ये इट इज वेरी क्लियर। अगर मैं दोनों के बीच में एंगल ब्लैक मतलब फर्स्ट वाले वेक्टर और ब्लू वाले वेक्टर के बीच में एंगल लेता हूं 60 डिग्रीज, तो क्या इस पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और F2 की लेंथ 4 से ग्रेटर है या स्मॉलर है? 4 इज द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर। 4 से ग्रेटर है या स्मॉलर है? ग्रेटर देन 4। अगर मैं 60 डिग्रीज की जगह 30 डिग्रीज लेता तो और ज्यादा बढ़ जाती लेंथ या कम हो जाती? अगर मैं 30 डिग्रीज ही लेता तो जो नेट एडिशन है दोनों वेक्टर्स का वो बढ़ जाता या कम हो जाता? सर बढ़ जाता। अगर मैं 60 डिग्रीज की जगह 70 या 80 डिग्रीज लेता तो नेट एडिशन बढ़ जाता या कम हो जाता? सर कम हो जाता। कम हो जाता। द वेक्टर इज मूविंग लाइक दिस, एक ट्राइंगल के एक वर्टेक्स की तरह मूव कर रहा है वो। तो अगर ये एंगल है, मतलब दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री से ज्यादा, लेट्स से 120 डिग्रीज। तो अब वो लेस देन 4 हो गया क्या? फोर तक गया और वापस आ गया, तो ऑब्वियसली ये लेंथ लेस देन 4 होगी। अगर 180 डिग्रीज है तो वो मिनिमम हो गया क्या? मतलब कुछ भी एंगल ले लो, 0 डिग्रीज पे द वेक्टर्स विल ऐड टू मैक्सिमाइज देमसेल्व्स एंड 180 डिग्रीज पे द वेक्टर्स विल ऐड टू मिनिमाइज देमसेल्व्स। और मिनिमम क्या वैल्यू आएगी? दोनों वेक्टर्स का सब्सट्रैक्शन, दैट इज 1 यहां पे। तो जब दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो आपको ऐसा नहीं लग रहा ज्योमेट्रिकली ट्राइंगल जैसा कुछ बन रहा है? जब आपका एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है और दोनों के बीच में 60 डिग्रीज है, तो आपको इनको ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक वेक्टर O से A, तो ये वेक्टर 1 ड्रॉ करो। सपोज इट इज डिस्प्लेसमेंट, सो O से A तक गए और फिर यहां से दूसरा वेक्टर अप्लाई करोगे ना, यहां से दूसरा पाथ ऑफ डिस्प्लेसमेंट लगाओगे। सो दिस इज योर सेकेंड डिस्प्लेसमेंट। और आपका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? इतना। आपका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? इतना। क्या इसने एक ट्राइंगल फॉर्म किया? यस सर। This was my vector 1, this was my vector 2 and this was the addition of vectors। मैं इसको addition of vectors बोल रहा हूं तो गलत बोल रहा हूं क्या? क्या addition of vectors हमेशा 7 देना चाहिए? क्या addition of vectors हमेशा 7 देना चाहिए?
नहीं, एडिशन ऑफ स्केलर्स हमेशा 7 देगा, एडिशन ऑफ स्केलर्स हमेशा 7 देगा. एडिशन ऑफ वेक्टर्स कैन गिव मी एनी नंबर फ्रॉम देयर मैक्सिमम that is their pure addition to their minimum that is their pure subtraction. What value it is giving to me will depend on the angle. जैसे यहीं पे अगर मेरा 4 और ये जो एंगल है ये 60 से 120 हो जाता है, तो मेरे को वेक्टर्स को ऐड कैसे करना रहेगा, मेरे को वेक्टर्स को ऐड ये 4 और ये 120 पे वापस आ जाएगा, यहाँ से एंगल बनेगा 120 डिग्री. तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर ये छोटू सा हो गया बिल्कुल. 120 से और बढ़ा दो और इसको नीचे पुश कर दो तो ये और छोटा होते जाएगा. 120 से घटाओ तो ये बड़ा होते जाएगा, और बढ़ाओ और बढ़ते जाएगा. 0 डिग्री पे मैक्सिमम, 0 से बढ़ाया एंगल तो कम 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 कम, एक पॉइंट आएगा जब 4 से भी कम हो जाएगा, जब वो रिवर्स आने लगेगा वेक्टर, और कम और कम और कम. तो बिल्कुल अगर 4 से अपोजिट साइड ही बैठ रहा है, मतलब एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर ऐसा है, फॉर एडिंग दीज टू मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक वेक्टर बनाओ और उसके एंड पॉइंट से दूसरा वेक्टर चालू करो. तो जो पहले वेक्टर का जो टेल था, स्टार्टिंग पॉइंट था, और दूसरे वेक्टर का जो एंडिंग पॉइंट है, दैट विल रिप्रेजेंट माय रिजल्टेंट. समझ में आता है? Yes, sir. सब बच्चों को मेरे को सबसे रेस्पॉन्स चाहिए. मेरे को सबसे रेस्पॉन्स चाहिए. सब बच्चों को समझ में आता है क्या? और 2 बच्चों को ही समझ में आया. अखिनीश, कल मिल गया मुझे भी. क्या मिल गया? एक मिनट, नहीं 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 नहीं. प्रियांशी समझ में आता है? चलो लेट्स राइट समथिंग. लेट्स राइट समथिंग. हेडिंग देना, स्केलर्स एंड वेक्टर्स इंट्रोडक्शन. स्केलर्स एंड वेक्टर्स इंट्रोडक्शन. Scalars and vectors introduction. Vectors ब्रैकेट में लिखना फिजिकल क्वांटिटीज. Vectors as they contain the information of magnitude as well as direction. Vectors as they contain the information of magnitude as well as direction, they can't be added simply by scalar addition. They can't be added simply by scalar addition. To add them, we need to learn vector algebra. We need to learn vector algebra. To add them, you have to solve them. To add them, we need vector algebra. We need to learn vector algebra. Full stop. Vector algebra
is based on vector algebra is based on simple properties of triangles and trigonometry. Vector algebra is based on simple properties of triangle and simple trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री नहीं भी पढ़ी है ना तो मैं यहीं पे थोड़ा सा बता दूंगा, उससे अप्लाई हो जाएगी. When we add full stop अगले पैरा से, when we add two vectors we get a resultant quantity, we get a answer which is known as resultant quantity या resultant vector. We get an answer which is known as resultant vector. रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन लिख लीजिए अगली लाइन में. रिजल्टेंट वेक्टर, सब लोग लिख रहे हैं ना? अथर्व लिख रहे हो? करण, Yes, sir. लिख रहे हो? लिख रहे हो ना? Yes, sir. आगे रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन लिख रहे हैं. द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू और मोर वेक्टर्स is defined as that single vector which produces the same effect as is produced by individual vectors together. The resultant vector of two or more vectors is defined as that single vector which produces the same effect as is produced by individual vectors together. Read it twice. Read the statement. सर मेरे को रिजल्टिंग वेक्टर का स्टेटमेंट समझ नहीं आया. Read it twice. मैं समझाता हूँ. ओके सर. पढ़ा सबने? अब देखो, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. एग्रीड? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. स्टेटमेंट बोल रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है. रिजल्टेंट वेक्टर वो वेक्टर होता है जो कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस करे. फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स था, उस पे दो लोग फोर्स लगा रहे थे. एक फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में, एक फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में. दोनों फोर्सेस को ऐड कैसे करेंगे? F1 प्लस F2, और इनका रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्टेंट क्या आएगा? ये. और इस रिजल्टेंट को मैंने यहां पे बना दिया. तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है
वो इक्विवेलेंट होता है दोनों वेक्टर्स के इकट्ठे इफेक्ट से। मतलब इस बॉक्स पे जब ये दोनों फोर्सेस लग रहे हैं तो 10 सेकेंड में बॉक्स सपोज यहां का यहां पहुंच गया, 10 सेकेंड में बॉक्स सपोज यहां का यहां पहुंच गया, तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है अगर इसको लगाएंगे तब भी 10 सेकेंड में बॉक्स यहां का यहीं पहुंचना चाहिए with the same velocity, with each and everything same. इक्विवेलेंट समझते हो? इक्विवेलेंट समझते हो? सपोज आप कुछ खा रहे हो, क्या खा रहे हो? 5 स्टार खा रहे हो। ओके, अब 5 स्टार में कुछ 5 स्टार को छोड़ दो, 5 स्टार की जगह क्या खाओगे? आप कुछ मेडिसिन ले रहे हो विथ अ वाटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब इलेक्ट्रोलाइट नहीं, ग्लूकोज या ऐसा कुछ ग्लास ऑफ वाटर ले रहे हो, उसके साथ कुछ मेडिसिन ले रहे हो। तो किसी पर्सन ने बोला कि दे बोथ प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज ईटिंग 2 एप्पल्स। ठीक है, ये दोनों एप्पल हैं ऐसा मान लेना, as eating 2 apples, तो they both produce equivalent effect। वैसे ही यहाँ पे ये जो resultant force है वो उतना होना चाहिए जितना ये दोनों इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो फोर्स भी उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करे। दैट इज मीनिंग ऑफ रिजल्टेंट। सोचिए, वर्ड मीनिंग से समझ में आ जाएगा, राइट या रॉन्ग? रेस्पॉन्स? Right, sir. रिजल्टेंट समझ में आ गया। अब वेक्टर के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। वेक्टर ज्योमेट्रिकली can be represented by a या by n segment of a ray। जैसे इस चीज को क्या बोलोगे? सेगमेंट ऑफ अ रे बोलोगे। सेगमेंट ऑफ अ रे, that is which have defined या definite length, which has definite length, geometrically बता रहे, which has definite length and fixed direction, full stop. Note, generally vectors don't have a fixed pivot या starting point. Generally vectors don't have a fixed starting point. आगे बोलूं तो सपोज दिस इज अ वेक्टर, तो इस वेक्टर को आप उठा के चाहे जहां मूव कर सकते हो, बिकॉज इट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। ओके, बट इसको घुमा नहीं सकते, बड़ा छोटा नहीं कर सकते और नहीं इसको घुमा सकते हो। आपको इसको फिक्स्ड लेंथ और फिक्स्ड डायरेक्शन का रखना पड़ेगा ज्योमेट्रिकली स्पीकिंग। अब सपोज दिस वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग फोर्स और आपको बोल रखा है कि 1 सेंटीमीटर, ज्योमेट्रिकली 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 3 न्यूटन्स, एंड इस वेक्टर की लेंथ आपने जब स्केल से नापी तो 4 सेंटीमीटर आए।
तो कैन एनीवन टेल ये वेक्टर कितना फोर्स का मैग्नीट्यूड बताता है? प्रियांशी, कैन एनीवन टेल ये वेक्टर कितना फोर्स का मैग्नीट्यूड बताता है? ये वेक्टर कितनी लेंथ का है प्रियांशी? प्रियांशी, 4 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर कितने न्यूटन्स ग्राफिकली हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 3 न्यूटन्स। तो ये कितने 4 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर 3 न्यूटन्स रिप्रेजेंट करता है, तो 4 सेंटीमीटर कितने न्यूटन्स रिप्रेजेंट करेगा? तो ये वेक्टर 12 न्यूटन का हो गया। और इसका डायरेक्शन आपको दिख रहा है। सपोज ये एक दूसरा वेक्टर है, सपोज यहाँ पे एक दूसरा वेक्टर है, ओके, उसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर या ऐसी कुछ है, वो भी फोर्स का ही वेक्टर है। अब इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। तो बहुत सिंपल लॉ है, बहुत सिंपल लॉ है, ध्यान से देखिएगा। व्हेन यू नीड टू ऐड 2 वेक्टर्स, you take a vector and move it to the vector's head without changing its direction. When you observe the figure clearly, and then when you observe the figure clearly, they would form 2 sides of the triangle. They would be forming 2 sides of a triangle. The third side directing from the tail of the first vector to the head of the second vector will represent the resultant of vector 1 and vector 2, will represent the resultant of vector 1 and vector 2। vector 1 और vector 2 का resultant का मतलब उन दोनों को ऐड करके जो मिले। और ऐड कैसा? वेक्टर एडिशन, स्केलर एडिशन नहीं। इस चीज को लिखवा देता हूं, लिखिए। वेक्टर एडिशन बाय ज्योमेट्रिकल मेथड, वेक्टर एडिशन बाय ज्योमेट्रिकल मेथड। वेक्टर एडिशन बाय ज्योमेट्रिकल मेथड। General rule for addition of vectors, it states that the vectors to be added are arranged in such a way, it states that the vectors to be added are arranged in such a way that the head of the first vector coincides with the tail of the second vector, that the head of the first vector coincides with the tail of the second vector। comma whose head, whose मतलब second vector, whose head coincides with the tail of third vector and so on। यहाँ पे मैंने 2 वेक्टर्स को ऐड किया, वो मल्टीपल का बता रहे हैं। coincides with the third vector and so on। 3 वेक्टर्स दिए आपको ऐड करने के लिए, देखिए फिगर पे, बोर्ड पे। सपोज 4 वेक्टर्स दिए आपको ऐड करने के लिए, ये 4 वेक्टर्स दिए आपको ऐड करने के लिए। तो दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। मैं इस ऑर्डर में ले रहा हूं। तो मेरे को क्या करना रहेगा? मेरे को सेकेंड वेक्टर की टेल को किस पे लगाना पड़ेगा? फर्स्ट वेक्टर के हेड पे।
फिर थर्ड वेक्टर की टेल को सेकेंड वेक्टर के हेड पे, फिर फोर्थ वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड पे, सॉरी थर्ड वेक्टर के हेड पे। आगे लिखेंगे whose head coincides with the tail of the third vector and so on. Then the single vector, ध्यान से सुन के लिखिएगा, then the single vector drawn from the tail of first vector, drawn from the tail of first vector to the head of last vector, to the head of last vector represents the resultant vector, represents the resultant vector. वेदिका माइक ऑन करो, ये लास्ट स्टेटमेंट वापस पढ़ो। वेदिका माइक ऑन करो, लास्ट स्टेटमेंट वापस पढ़ो। आप एक बार में मेरी बात मान क्यों नहीं रहे हो वेदिका? वेदिका, प्रियांशी, The single vector done from a tail of first vector to the head of last vector represent the resultant vector. दो बार और। The single vector done from a tail of first vector to the head of last vector represent the resultant vector. The single vector done from a tail of first vector to the head of last vector represent the resultant vector. क्या बोल रहा है? द सिंगल वेक्टर, सब वेक्टर्स को मुंह पूछ से जोड़ दिया, हेड टेल से जोड़ दिया। नाउ द सिंगल वेक्टर which connects the tail of first vector to the head of last vector, which is drawn from the tail of first vector to the head of last vector, represents the resultant vector. ये जनरल रूल है। ओके, इसमें से अपन ने ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन सिंप्लीफाई करा है। तो अगर ये जनरल रूल बहुत क्लियर नहीं हो रहा है तो अगला लिखिए ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, it states that if two vectors acting on a particle at the same time, समझ के लिखिए। It states that if two vectors acting on a particle at the same time are represented in magnitude and direction
by the two sides of a triangle taken in order, then their resultant vector आगे का आपको आता होगा, then the resultant vector is represented by the third side of the triangle taken in opposite order. By the third side of the triangle taken in opposite order. ये लाइन नहीं समझ में आई हो तो पूछिए। ये लाइन नहीं समझ में आई हो तो पूछिए। अब ये जो लिखवाया उसको पढ़ो। I'll give you 5 minutes, आराम से 2-3 बार पढ़ो उसको। आराम से 2-3 बार पढ़िए उसको। देन वी विल कंक्लूड और पूरी क्लास समझ में आ जाएगी आपकी फिर आज की फिर आपको। आराम से पढ़िए। और फिर मैंने जो शुरू से बताया वो मैं वापस बताऊंगा एग्जाम्पल्स इन स्टेटमेंट्स की मीनिंग से। वो एग्जाम्पल्स के थ्रू स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। बोलिए सर, आपने रिजल्टेंट फैक्टर में जो नोट लिखा है तो वो आप एक बार रिपीट कर सकते हैं? और कोई स्टूडेंट कर पाएगा क्या? क्योंकि मैंने वो मन से लिखवाया था। रिजल्टेंट वेक्टर में जो नोट लिखवाया है वो कोई स्टूडेंट बोल पाएगा क्या वापस? प्रियांशी, हाँ, कहाँ से बोलना है शिवम? समझ में नहीं आया। हो गया आपका? हाँ सर। ठीक है, वो आगे वाले पेज। ठीक है।
तो ये स्केलर्स और वेक्टर तो आप लोगों ने पढ़ा, मैं समझाना शुरू करूं? मैं? यस सर। चलो करण, माइक ऑन करो। यस सर। मेरे को बताओ कि जब दो वेक्टर्स को ऐड करना पड़ता है, ये फर्स्ट केस में दो वेक्टर्स ही थे ऑब्वियसली, जब ये दोनों वेक्टर्स को ऐड करा तो AB was the first vector. I must have represented it as this, मतलब एक लाइन से एंडिंग विद एरो, और दूसरा वेक्टर BC है, राइट? और BC को मैंने AB के हेड पे लगाया है, तो ये ट्राइंगल की दो साइड्स बन रही है, और इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो A से C को ज्वाइन करके आएगा, वो ऑब्वियसली ऐसी ही स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, और आप बोल पाओगे कि ये स्ट्रेट लाइन 8 मीटर्स की है, हाँ या ना? उसी तरह से दूसरे केस में जब वेक्टर उल्टा आ रहा था, 180 डिग्री पे था, तो AB मतलब ऐसी लाइन, राइट? और BC मतलब ऐसी लाइन, एक लाइन ऐसी जा रही है और उसके ऊपर एक लाइन ऐसी आ रही है। तो हमको स्टेटमेंट, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट ये बताता है कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे आंसर 2 मीटर्स आ रहा था। तीसरी चीज, जब हम लोगों ने 90 डिग्री वाला किया था, तो पाइथागोरस थ्योरम में इफ base represents a vector and perpendicular represent in another vector taken in order मतलब A to B और फिर B to C। मेरी आवाज वापस रिवर्बरेट तो नहीं हो रही है? वापस आ रही है? सर बीच में लो हो रही है मेरी। दैट इज बिकॉज करंट के पास से मेरे पास माइक में वापस आ रही है। चलो एक सेकेंड, अभी ठीक है? सॉरी, चलो तो थर्ड केस में पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर टेकन इन ऑर्डर, मतलब A to B, B to C, और अगर ऑर्डर कंटिन्यू करते तो C to A जाता, बट डेफिनेशन में हमने लिखा रिजल्टेंट विल बी इन अपोजिट ऑर्डर, लिखा ना? तो इसलिए रिजल्टेंट C to A जाने की जगह A to C गया। क्लियर हो रहा है? अब 90 डिग्री तक ट्रायंगल में लेंथ निकालने के लिए तो हमको पाइथागोरस थ्योरम पता है, बट व्हाट अबाउट दीज डिफरेंट केसेस, जब एंगल कुछ निकल के अलग अलग आता है, तो हम लोग या तो ये ज्योमेट्रिकल जो पढ़ा उसको यूज कर सकते हैं और ज्योमेट्री से लेंथ निकाल सकते हैं। जैसे एक वेक्टर बनाया with a particular scale और दूसरा वेक्टर बनाया with that scale, और उसको अरेंज किया पहले वेक्टर के हेड पे, उसकी टेल को पहले वेक्टर के हेड पे अरेंज किया, और फिर स्केल से या किसी इंस्ट्रूमेंट से ये मेजर कर लिया कि रिजल्टेंट कितना आएगा। बट दिस इज ज्योमेट्रिकल एंड, क्या ज्योमेट्रिकल एंड
वेदिका बताएगी क्या ज्योमेट्रिकल एंड सफिशिएंट होता है किसी भी तरह की कैलकुलेशन को प्रिसाइजली करने के लिए? वेदिका? नहीं होता। ज्योमेट्री से आप मेजर करोगे तो जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी लिमिटेशन आ जाएगी कि वो कितना प्रिसाइजली मेजर कर रहे हैं। तो अगली क्लास में जैसे ये थोड़ा थोड़ा लॉजिकली समझ में आया, इसी का दूसरा लॉजिकल पार्ट हम लोग पढ़ेंगे स्केलर्स एंड वेक्टर्स, मतलब वेक्टर्स का एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड। कल हम पढ़ेंगे वेक्टर्स का एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड, और आपको एनालिटिकल मेथड अप्लाई करनी रहेगी। ये ज्योमेट्रिकल मेथड तो सिर्फ बताने के लिए थी कि 4+3 विल नॉट ऑलवेज एड अप टू 7, इट कैन एड अप टू 7, इट कैन एड अप टू 1, इट कैन एड अप टू 1, और बीच में कुछ भी वैल्यू ले सकता है, डिपेंड्स ऑन द एंगल। और एक तरीका है रफली निकालने का, ताकि एक अनुमान लग जाए कि अगर एंगल इतना होगा तो इन दोनों का एडिशन बहुत ज़्यादा आएगा या कम आएगा या सो ऑन। ओके, कल हम लोग एनालिटिकल मेथड पढ़ेंगे जिससे हमको पता चलेगा कि एग्जैक्टली न्यूमेरिकली कैसे कैलकुलेट करना है। उसके लिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा। तो फर्स्ट वी विल रिब्रश आवर ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स। अगर आपने पढ़ रखे हैं तो थोड़े से पढ़ के आना, साइन का रेशियो क्या होता है, कॉस का रेशियो क्या होता है, थोड़े से। और फिर हम लोग एक चीज़ डिराइव करेंगे, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन का सिंपल फॉर्मूला, और फिर उस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको चीज़ें होलसम में समझ में आएगी।